नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं हमारी AGTA 2025 पेपर एनालिसिस सीरीज़ का दूसरा वीडियो। आज इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स का, जिसमें से हम अध्ययन करेंगे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ आपको ABCD उत्तर बताना नहीं है। हम हर एक सवाल का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि आयोग ने यह सवाल क्यों पूछा, सही जवाब के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और बाकी 3 जो ऑप्शन जो गलत हैं वो गलत क्यों हैं। इससे ना सिर्फ आपको यह पेपर क्लियर होगा, बाकी भविष्य के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्लास आपसे मिस ना हो। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी एग्रीकल्चर ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं AGTA 2025 का यह महाविश्लेषण। देखते हैं आज का सवाल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही पिछली वीडियो में क्रॉप साइंस और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का अध्ययन किया था, उसके क्वेश्चन को एनालिसिस किया था। ठीक है, आज हम एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग का कर रहे हैं और सीड टेक्नोलॉजी। तो जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग 10 प्रश्न इन सबसे पूछे जाने थे, बट जो है एंटोपैथो और क्रॉप फिजियोलॉजी से ही 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि सीड टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 के एग्ज़ाम पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को किस नाम से भी जाना और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होता है? हेटेरोसिस होता है कि जब 2 प्लांट्स का क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 जनरेशन जो होती है, अगर वो F1 जनरेशन अपने पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स से, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होती है, दैट तब हम क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं हेटेरोसिस। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन क्या होता है? सडन और हेरिटेबल चेंज, जब सडन एंड हेरिटेबल चेंज इन ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में सडन और हेरिटेबल चेंज होते हैं तो हम उसे म्यूटेशन बोलते हैं। बात करें अब सी ऑप्शन की, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है जब निकट संबंधी जो जीव हैं, ठीक है, उनके बीच में बार बार प्रजनन होने से जो ठीक है, जो क्या कहते हैं, रिडक्शंस होता है। किस में रिडक्शन होता है? ओवरऑल परफॉर्मेंस में। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में, जैसे कि आपका जीवन शक्ति, ठीक है, वृद्धि, प्रजनन क्षमता, इन सब में रिडक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, बात करें पॉलीप्लॉइडी की। पॉलीप्लॉइडी क्या है? कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म पजेस मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। 2 कंप्लीट सेट ऑफ दो से ज़्यादा कंप्लीट, मोर देन टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जब होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के में, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा पहले प्रश्न का आंसर क्या हो गया? हाइब्रिड बिगर, क्योंकि हाइब्रिड जैसे हेटेरोसिस में 2 प्लांट्स में क्रॉस कराते हैं, वैसे ही हाइब्रिड बिगर, हाइब्रिड में, ठीक है, वैसे ही उसमें हेटेरोसिस में भी होता है, उसमें F1 सुपीरियर पेरेंट्स से होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है गंधीबग। निम्नलिखित में किस फसल का एक पहचाना गया कीट है? ठीक है, गंधीबग किसका कीट है? तो मैं सारे आपके ऑप्शन जो हैं, कपास, चावल, गेहूँ, सरसों, मैं सभी के कीटों को बता देता हूँ एक बार। बात करूँ मैं कपास की, तो कपास में सबसे पहले जो है मोस्टली जो मेजर पेस्ट हैं वो वाइट फ्लाई, पिंक बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, लीफ रोलर। ठीक है, ये लगते हैं हमारे कपास में। बात करूं अगर चावल की, तो चावल में या राइस में जो है येलो स्टेम बोरर लगता है, और राइस एस्पा, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, गाल मिर्च, थ्रिप्स और गंदी बग, ये लगते हैं इसमें। ठीक है,
और जो है जो आपका गंदी बग है, गंदी बग जो है प्लांट्स में सेल सेप को जो है सक करता रहता है प्लांट के, और जिससे प्लांट का जो है प्लांट कमज़ोर होता है। प्लांट और मिल्किंग स्टेज पे सीड का भी ये सेल सेप को बिल्कुल जो है चूस जाता है उसके, तो उससे क्या होता है सीड जो है हमारा कमज़ोर होता है, प्लांट्स भी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो बात करूँ अगर गंदी बग जो है इसमें एक प्लीजेंट स्मेल आती है, एक गंदी सी स्मेल आती है, जिससे इसका नाम गंदी बग रख दिया गया है। ठीक है, हिंदी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आनुवांशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभी को पता है आनुवांशिक के जनक कौन है, ग्रेगर जौहर मेंडल, जी मेंडल। ठीक है, अब बात इसमें जो है ऑप्शंस में ग्रेगर जौहर मेंडल का तो नाम दिया ही नहीं है। अब पिछली बार क्या हुआ था, बच्चे इसी पे बहुत से कंफ्यूज हुए थे और उन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन को ना, क्योंकि पहली बार ये लेके आए हैं उपयुक्त में से कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होके इनमें से ही कोई 4 में से कोई लगाया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कंफर्म है तो आप 5वें ऑप्शन पे जाएं, ना कि इनमें से कोई एक लगा दें। बहुत से बच्चों ने कार्ल लीनियस लगा दिया, किसी ने रॉबर्ट हुक लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको बड़े ध्यान से। ये लास्ट ऑप्शन ई वाला ऑप्शन भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत से बच्चों के साथ हुआ, उन्होंने गलत किया था पिछली बार ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी बैसिलस थियोजेनेसिस का उपयोग करके किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, बीटी जो है, बात करूँ अगर बीटी की, तो बीटी एक सॉइल बैक्टीरियम है जो लेथल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और ये जो है प्रोटीन जो है उसके जो कीट है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म कर देती है, जिससे जो कीट है वो खाना नहीं खाता और धीरे धीरे करके मर जाता है। ठीक है, बीटी वायरस। ठीक है, अब बात करूँ बीटी की, तो बीटी मोस्टली जो है लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट को ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है उन पर। ठीक है, और जो है लेपिडोप्टेरा में कैटरपिलर आते हैं। ठीक है, तो किसको, कैटरपिलर को इफेक्ट करेगा, इसका आंसर क्या होगा, कैटरपिलर। ठीक है, ऐसे ही अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेबल पर शामिल किया जाना चाहिए? ठीक है, अगर कोई भी सीड एक्ट 1968 क्या कहता है कि अगर किसी भी कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए कोई भी हानिकारक रसायन मिलाया जा रहा है, उससे सीड को उपचारित किया जा रहा है, तो उसके लिए उस पर एक स्टेटमेंट दिया जाता है। वैसे अगर मैं सीड एक्ट की बात करूं तो इसमें 5 स्टेटमेंट हैं, सीड एक्ट के 5 स्टेटमेंट हैं जो उस पर लिखे हुए सीड के बैग पे लिखे हुए आते हैं। ठीक है, तो 5 स्टेटमेंट को मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट है आपका काइंड एंड वैरायटी ऑफ सीड। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है नेट कंटेंट ऑफ वेट। ठीक है, नेट कंटेंट बाय वेट, वेट कितना है, नेट कंटेंट कितना है, वेट कितना है आपके बैग का। नेक्स्ट है आपका थर्ड मिनिमम % ऑफ जर्मिनेशन एंड फिजिकल प्योरिटी, कितना फिजिकल प्योरिटी है और उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका डेट ऑफ टेस्टिंग, तो टेस्टिंग की डेट क्या थी वो भी उस पर लिख के आती है बैग पे। ठीक है, और लास्ट है अगर किसी भी केमिकल से ट्रीट किया गया है जो हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए एंड किसी भी एनिमल्स के लिए, तो उसके लिए लिखा हुआ होता है कि डोंट यूज़ फॉर द फीड फूड एंड ऑयल पर्पज़। ठीक है, तो भोजन चारे या तेल के प्रयोग के लिए उपयोग ना करें, ऐसा लिखा हुआ स्टेटमेंट आता है उस पर। कभी भी मौका मिले तो देखना ज़रूर सीट की उस पर, तो उस पर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने वाले बीज लॉट की आनुवांशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कौन सा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर, जो सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर इंडिया में जो है उसके अकॉर्डिंग
विच कौन सा ऐसा मेथड है जो एम्प्लॉयड टू वेरीफाई द जेनेटिक प्योरिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है सीड लॉट में, ठीक है। तो जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है, ठीक है, कौन सा है, इसमें है ग्रो आउट टेस्ट। ग्रो आउट टेस्ट से पता लगाया जाता है कि जो सीड लॉट है वो ठीक है, मानकों के अनुसार है बीज प्रमाणीकरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रैब चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक एसिड को ऑक्सीडेटिव रूप में डीकार्बोक्सिलेट करने पर तत्काल बनने वाला उत्पाद क्या है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, बेसिकली 3 स्टेज होती हैं रेस्पिरेशन की। पहली स्टेज है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। सेकंड, ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है लिंक रिएक्शन, ठीक है। थर्ड में आता है आपका क्रेब्स साइकिल। पहली स्टेज जो है ग्लाइकोलिसिस में जो है ग्लूकोज टूट जाता है, ग्लूकोज टूटकर जो है पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक है। पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनाता है। जो पायरुवेट जो बनता है वो आपका ज़्यादा लिंक में। अब लिंक में क्या होता है, पायरुवेट जो है एसिटिल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एसिटिल कोएंजाइम एसिटिल कोएंजाइम ए है वो आपका लिंक रिएक्शंस के थ्रू होते हुए क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और यहाँ से, ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है ग्लूकोज का अणु, ठीक है। तो इस तरह से मैं बात करूँ तो जो क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट है यूज होता है वो है आपका एसिटिल कोएंजाइम ए। तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेटिव रूप में जाके तत्काल उत्पाद क्या बनाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब बात करें, साइट्रिक एसिड भी क्रेब्स साइकिल का ही पार्ट है, बट स्टार्ट नहीं होता इससे। NADH भी क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। NADH जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एक NADH जो है 3 ATP के बराबर होता है, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी उसी का क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट होकर बनता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसमें मेरिक एसिड सिट्रिक एसिड भी बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है हमारा कथन अभिलेख, कथन निष्कर्ष वाला है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, अभिकथन क्या है कि राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है। दूसरा, इसका कारण क्या है, इसमें प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों को तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। देखो, सबसे पहले सही है कि राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीड कहाँ होगा, शहर में तो होंगे नहीं, तो खेतों में होंगे, तो गांव में ही होंगे ना, तो गांव में ही उसको बढ़ावा देगी ना भंडारण को, क्योंकि वो बढ़ावा दे रही, गांव में ही भंडारण हो जाएगा, तो एजेंसियों का फ़ायदा है इससे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो उनका बच जाएगा, इसलिए वो गाँव में ही उसको भंडारण करने का गोदाम बनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय बीज नीति के तहत। इसका कारण क्या है, इसमें प्राकृतिक आपदाओं को अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों को तत्काल उपलब्ध निश्चित होती है। जब गांव में ही स्टोरेज हो रहा है, तो जब इस गांव में स्टोरेज होगा तो उसको अगर कोई भी स्थिति, खराब स्थिति आ रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, किसानों को बहुत ही जल्दी तत्काल सीड प्रोवाइड हो सकता है, उनको तो जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। तो दोनों ही कथन सही हैं, और ये जो है कथन जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। अभिलेख, इसका आंसर हो गया अभिलेख ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की अब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रेथॉइड्स किससे संबंधित है। हाइड्रेथॉइड पहले तो है क्या, ये जान लेते हैं। तो हाइड्रेथॉइड क्या होता है, एक प्लांट्स है, उसके स्टेम पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे पत्तियों में जो होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तियों में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जब खुलता है तो खुलता बंद होता है तो वो करते हैं। उसी तरह जो है ये होता है, इसमें हाइड्रोथॉइड स्टेम पे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्टेम पे हाइड्रोथॉइड्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कभी इनमें से क्या है, बूंद बूंद करके पानी, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी दिन में जब पानी ज़्यादा देते हैं प्लांट्स में, या
ऐसी स्थिति होती है जब रात के में ओस प्लांट्स के स्टेम पे ओस जमी रहती है, ठीक है, स्टेम पे पानी बूंद बूंद करके निकलता रहता है उनसे छिद्रों से, तो उसे जो है हम हाइड्रेट थॉइड्स कहते हैं। इसे बूंद बूंद करके पानी निकल रहा है, स्रवित हो रहा है उसमें, तो इसलिए इसको नाम बिंदु स्राव रखा गया है, ठीक है, हिंदी में हाइड्रेट थॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब बात करूँ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिससे पर्डकिट्टी या लीफ रस्ट रोग हो जाता है। तो इसमें से ऑप्शन दिए हैं 4, तो चारों में देखो कौन सा ऐसा है जो प्रभावित करता है। बेसिकली मैं बात करूं अगर रस्ट की, गेहूं की, तो गेहूं की रस्ट जो है 3 टाइप की रस्ट होती है, ठीक है। 3 टाइप की रस्ट कौन कौन सी होती है? पहली रस्ट हो गई आपकी ब्लैक रस्ट, दूसरी हो गई येलो रस्ट, तीसरी होगी ब्राउन रस्ट। ब्लैक रस्ट को हम स्टेम रस्ट बोलते हैं, और येलो रस्ट को स्ट्रिप रस्ट भी बोलते हैं, और ब्राउन रस्ट को हम लीफ रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तीनों का जो है अलग अलग वो है कॉजियल ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। वैसे तो फंगस की बेसिक बात करूँ तो ये फंगस के थ्रू होते हैं तीनों ही। तो फंगस कौन सा इसका वो है कॉजियल ऑर्गेनिज्म जो इसको करता है, तो बात करूँ मैं अगर ब्लैक रस्ट की, तो ब्लैक जो रस्ट है वो है पक्सिनिया ग्रैमिनोटेटेसी, ठीक है। और अगर येलो रस्ट की बात करूँ तो पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ठीक है। और ब्राउन रस्ट जो है पक्सिनिया रिकॉन्डेटा टेटेसी, ठीक है। ये तीनों कॉजियल ऑर्गेनिज्म है इसके। अब फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ये तुम्हारे आलू में फाइटोप्थेरा लग जाता है, फाइटोप्थेरा लेट ब्लाइट के लिए होता है, ठीक है। अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया ब्लाइट लगता है ये, ठीक है। ऐसे करके ये सारे कॉजियल अलग अलग उसमें लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागपत उत्तर प्रदेश, दुर्गापुर राजस्थान और रांची झारखंड में 2021-22 के दौरान बहुस्थान क्षेत्र परीक्षणों में IARI के किस बीज उपचार फॉर्मुलेशन ने पारंपरिक कवकनाशकों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए चने में बिल्ट और जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से कम किया है? तो ऐसा कौन सा जो है 2021-22 में IARI ने बनाया है, ऐसा कौन सा बीज उपचार का फॉर्मुलेशन बनाया है जो चने में बिल्ट और जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से कम करता है, ठीक है। तो उसका इसमें है, इसका आंसर है पूसा 5SD सीड ड्रेसिंग। तो पूसा 5SD के नाम से आता है, जिसमें टाइकोडर्मा हर्जियानम IARI P4 के नाम से है, ठीक है। अब बात करूं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो बीज प्रतिस्थापन दर SRR शब्द से क्या तात्पर्य है? SRR यानी कि सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? तो सीड रिप्लेसमेंट रेट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि भी एक फसल क्षेत्र है, फसल क्षेत्र का वो प्रतिशत जहां किसान द्वारा जो है पिछली साल की जो फसल है उसके बीज को बचा कर रखता है वो, और बीजों के जो पिछली साल के बचे हुए बीज हैं उनकी बजाय वो बाज़ार से कितना प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड या गुणवत्तापूर्ण सीड बाज़ार से कितना खरीद रहा है और कितना वो पिछली साल से रिप्लेस कर रहा है, आने वाले साल में कितना रिप्लेस करके सर्टिफाइड सीड लगा रहा है, वो उसके दोनों का अनुपात ही उसका क्या होता है, सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट बराबर क्वांटिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड या क्वांटिटी सीड यूज्ड, ठीक है, क्वालिटी सीड यूज्ड, क्वांटिटी सर्टिफाइड सीड या फिर क्वालिटी सीड यूज डिवाइडेड बाय टोटल क्वालिटी ऑफ सीड प्रोड्यूस फॉर सोइंग मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको अगर मैं बात करूँ अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब इसका आंसर हो गया, कुल रोपित फसल क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत, ठीक है, आंसर ये होगा। अब बात करूँ अगले क्वेश्चन की, जो निम्नलिखित कीटों में से कितने दलहन या दालों पर आक्रमण करते हैं?
देखो, अगर हमें सारे कीटों के पता है कौन सा किस में लगता है, तो फिर हम क्लियरली इसको कर ले जाएंगे। अगर हमें ये चारों नहीं पता तो फिर हमारा नहीं होगा, ठीक है। अगर पहले मैं बात करूँ हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है क्या? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है पल्स में लगता है ये, और ये पोड बोरर है, ठीक है। पोड बोरर है और चने में ये पोड को अंदर छेद करके अंदर घुस जाता है और पूरे सीड को ख़राब कर देता है। सेकंड है आपका सिर्फोफेगा एक्जरप्लेटिलिस, ठीक है। सिर्फोफेगा एक्जरप्लेटिलिस क्या है? ठीक है, ये आपका शुगर केन का कीट है, इसको सिर्फोफेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एफिस क्रेसीबोरा। एफिड है, ठीक है। एफिस क्रेसीबोरा क्या है? ये ग्राउंडनट और कॉफ़ी दो क्रॉप में मोस्टली लगता है, ठीक है। पल्स क्रॉप का ही कीट है और ये भी जो है पल्स में लग जाता है। एफिस क्रेसीबोरा नाम है इसका, एफिड है ये। अगर नेक्स्ट की बात करूँ सिर्फोफेगा इंसर्टुलस। सिर्फोफेगा इंसर्टुलस क्या है? ये येलो स्टेम बोरर है और ये राइस का कीट है, ठीक है। राइस में लगता है येलो स्टेम बोरर, ठीक है। अब हमें पता चल गया चारों के पहला हार ये पल्स में लगता है, तो पहला हेलिकोवर्पा और एफिस क्रेसीबोरा, ये दो क्या में लगते हैं? पल्स में लगते हैं। और बाकी एक हमारा शुगर कैन में सिर्फोफेगा और सिर्फोफेगा एक्सरप्लेटिलस, ये जो है आपका लगता है शुगर कैन में, और सिर्फोफेगा इंसर्टुलस राइस में लगता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा 2, हेलिकोवर्पा और एफिस क्रेसीबोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूश रेशम का उत्पादन करती है और भारत में वाणिज्य रेशम उत्पादन के लिए उसका बड़े पैमाने पर कीट पालक किया जाता है? कौन सा ऐसा रेशम कीट का वो है स्पीसीज है जो कॉमनली कमर्शियली सिल्क के लिए प्रोडक्शन के लिए इंडिया में यूज होता है? तो एक ही है बॉम्बिक्स मोराई, जो मलबरी सिल्क के नाम से जाना जाता है, जिससे मलबरी सिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें मलबरी के पौधों के ऊपर इसको वो किया जाता है, इसका पालन किया जाता है, ठीक है। इसकी पत्तियां खिला के इनको पालते हैं, ठीक है, मलबरी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहें तो भारतीय बीज प्रमाणीकृत प्रबंधन प्रणाली के अनुसार, ठीक है, इंडियन सीड सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन आधार बीज का सही वर्णन करता है? आधार बीज को कौन सा सही वर्णन करेगा? यह किसानों द्वारा परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाणित बीज की संतान है। सर्टिफाइड सीड का ही वो है, ठीक है। उसके प्रोजनी है नहीं, उसकी प्रोजनी कैसे हो सकती है वो तो, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि इसका उत्पादन जो है ये किससे प्रोड्यूस होता है? ब्रीडर सीड से प्रोड्यूस हो रहा है और मस्ट मीट IMSCS स्टैंडर्ड, और IMSCS स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है। हाँ, ये सही है, क्योंकि ये जो है ब्रीडर सीड से प्रोड्यूस होता है सर्टिफाइड, और IMSCS स्टैंडर्ड को भी पूरा करता है, ठीक है। इसे प्रमाणीकरण के बिना सीधे किसानों को वितरित किया जाता है? नहीं, इसका पहले सर्टिफिकेशन होता है, प्रमाणीकरण होता है, सर्टिफिकेशन के बाद किसानों को ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका वितरण केवल निजी बीज उत्पादकों द्वारा बीज खुदरा विक्रेताओं को किया जाता है। ये जो है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली बाई प्राइवेट एंड सीड प्रोड्यूसर टू द सीड ट्रायल। नो, सीड प्रोड्यूसर को भी ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। पहले इसका प्रमाणीकरण होता है, उसके बाद ही ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है दोस्तों, हमने आज जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस, एंटोपैथो और जो है एंटोपैथो और जेनेटिक्स, इन सभी के क्वेश्चंस, क्रॉप फिजियोलॉजी, इन सभी के क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में 2025 वाले में आए थे, उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और आपका एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी से फिर मिलूँगा, ठीक है। जय हिंद।